एवरीवन, आप सभी का आशीष ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2019 में, जो 2019 में पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें जो भी पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे, पूरे एक सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अभी मैं सॉल्व करने जाऊँगा मैथ्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरी बेसिक के साथ साथ उसका जो शॉर्टकट होता है, एक जो शॉर्ट अप्रोच होता है, उसको सॉल्व करने का मैं तरीका यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एकदम मज़ा ना आ जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो चलो आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप तब तक सॉल्व करिए, मैं उसके बारे में बता देता हूँ पॉलिटेक्निक के बारे में। ये जो एग्जाम होता है बहुत ही एकदम इजी लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपका सॉल्व करने का, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर राइट है तो आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। और जो भी एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ का होता है और बाकी जो 50 क्वेश्चन होता है, जो सेकेंड सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन, उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करिएगा आराम से। इसमें दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कि ए यूनियन बी और उसके ऊपर डैश है। डैश का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई भी ऐसे सेट लिख दूं, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मान लो कि 1 और 2, ठीक है, और u इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहां पर नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो ए डैश का मतलब क्या होता है मैं उसको समझाने वाला हूं, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। जैसे मैं यहां पर ए डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसका मतलब होता है u माइनस ए, यानी कि u में से a का एलिमेंट हटा देना है। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है यहां पर, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या होगा कि u में से a वाला जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, वही क्या होता है हमारा a डैश होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम a डैश की बात करें तो u में से a वाला एलिमेंट हटाओगे तो 1 और 2 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 और 4 एंड सो ऑन। ये जो था u हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर माना हुआ था, ठीक है। तो ये है u डैश, a डैश की वैल्यू, ठीक है ना। a डैश का मतलब ये होता है। और चलो देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, मैं इसको भी समझा देना चाहता हूं, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो वहां पर आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, जैसे a की वैल्यू दी गई है 1 2 3, ठीक है। b की वैल्यू दी गई है, जैसे मान लो कि b की वैल्यू दी गई है 2 4 7, तो मैं बात करूं a यूनियन b का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है संग, ऐसे देखते होगे यहां पर सेट में जो होता है यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, ठीक है। तो यूनियन का यहां पर सम्मिलन का मतलब मिलाने का होता है, सीधी सीधी बात है, मिलाने का होता है, यानी a और b को मिला देंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो भी एलिमेंट होंगे उसे 2 बार नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है। तो यहां पर a और b को हम मिला करके लिखते हैं, a में 1 है, दोनों जगह है तो 1 बार लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। तो ये a यूनियन b का मतलब होता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर उसको हमें सॉल्व करना होगा, ये रहा आपका a यूनियन b। क्या होता है, अगर देख लो इंटरसेक्शन की बात कर लें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती होगी ना, प्रतिच्छेद यानी कटान बिंदु, यानी कि जो कटता होता है, कट रहा होता है। यहां पर इंटरसेक्शन का सीधे सीधा मतलब होता है कॉमन, कि जो कॉमन है उसी को लिख लेंगे। तो यहां पर कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, केवल 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होता है आपका। तो चलिए आपके क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि a यूनियन b का डैश, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपका गिवन है यूनियन में a डैश इंटरसेक्शन b, ये आपका इसमें गिवन है। तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही लेकर के, यहां पर अगर आप इसको लेकर के ऐसे सॉल्व करोगे,
जैसे a की वैल्यू कुछ ले लो, b की वैल्यू कुछ ले लो और u की वैल्यू कुछ ले लो। तो अगर ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो आपका यहां पर मान आएगा a डैश के बराबर आएगा। ठीक है, चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा आपका a डैश। अभी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि a, b और c के निर्देशांक गिवन है 2, 2, -4, -4 एंड c का 5, -8। इसमें आपको फाइंड करना है a से जो c तक जाती है माध्यिका उसकी। ठीक है, तो इसको आप सभी सॉल्व करिएगा। आपको यहां पर सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको आप सभी सॉल्व करिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करूं कि फिगर की, मान लो कि यहां पर C से जाने वाली है ना, तो C को अगर हम यहां पर देखें तो यहां से हमें सीधी वाली माध्यिका दिखेगी। ठीक है ना, आप यहां पर भी रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। यहां पर मैंने A और B ले लिया और A का जो कोऑर्डिनेट है 2, 2 दिया है, B का कोऑर्डिनेट -4, -4 गिवन है। ठीक है, C का आपका कोऑर्डिनेट यहां पर गिवन है 5, -8, 5, -8। C का आपका कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -8। तो आप बताना, एक बात बताना यहां पर कि जो पॉइंट D होगा, यहां पर मान लेते कोई पॉइंट D होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कैसे निकाला जाता है, जैसे यहां पर A और B होता है, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 x2 को जोड़ करके आधा किया जाता है, y1 y2 को जोड़ करके आधा किया जाता है। अगर आपको वो ना याद हो तो आप यहां से प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे कोई एक नंबर लाइन होती है, मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है आपका, तो हमें बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक बात बताना कि कहीं पर 0,0 आ रहा होगा। ठीक है, कहीं पर यहां पर आपको 0,0 दिख रहा होगा। 0 से ये कितना लेफ्ट हैंड साइड है, x क्या दिखाता है, x क्या दिखाता है, क्षैतिज रेखा को। ठीक है ना, अभी हम फिलहाल क्षैतिज रेखा पर ही लेफ्ट राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक बात बताना, कहीं पर भी 0,0 होगा, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 0,0 से ये 2 इधर है और 4 उल्टा आपको दिख रहा होगा फिलहाल। ठीक है ना, मैं यहां पर नाम पलट दूं, मैं यहां पर नाम पलट दूं तो भी चल जाएगा। जैसे यहां पर B रख लो, यहां पर A, फिर भी तो ABC ट्रायंगल वही दिख रहा है। तो यहां पर आपको 2,2 दिख रहा होगा और यहां पर -4, -4 गिवन था। मान लो कि यहां पर 0,0 आ रहा है, तो यहां से 2 राइट जाना है और 4 पीछे आना है। कुल मिलाकर के दूरी कितनी हो रही है, 6 की। तो बीच में के वाला जो पॉइंट होगा वो 3 इधर होगा, 3 उधर होगा। ठीक है ना, यहां से यहां तक अगर 6 का डिस्टेंस है तो बीच में क्या होगा, बीच वाला जो होगा यहां से और यहां, जैसे ये पूरी रेखा की लंबाई 6 है, तो बीच में कहां होगा, यहां से 3 इधर आ जाओ या यहां से 3 उधर चले जाओ। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि -4 से 3 उधर जाएंगे तो राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है नंबर लाइन पे। तो -4 से उधर जाएंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है ना, और ये भी -1 आएगा। अब ये जो C है, C और D के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो आराम से। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कर लो। यहां पर आप रख लोगे तो एकदम आराम से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहां पर रखते हैं x2 - x1, किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी x1 मान लो। अगर ये x2 कर रहे हो तो ये y2 होगा, अगर ये x2 कर रहे हो तो ये y2 होगा। ठीक है ना, तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये x2 है, तो x2 - x1 करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, -1 है यहां पर। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली यहां पर रखते हैं। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद y2 - y1 कर लो, मैंने इसको x2 माना हुआ था तो ये y2 होगा। -8 में से -1 घटेगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 49 होगा। 49 और 36 कितना होगा, 1 दे दो 50, 85, 85, रूट में 85 होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो तो आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए। रूट में 85, इसका आंसर क्या होगा, रूट में 85। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, log 8m प्लस log 8 1/6 इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहिएगा। देखो, हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
केवल ट्रिक पे नहीं भागना है, ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक आती ही है, लेकिन अगर हमें उसका बेसिक नहीं पता है तो मैक्सिमम जगह पे आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ट्रिक के साथ साथ हम बेसिक भी जानते रहेंगे। यहां पर गिवन है क्वेश्चन में log 8, बेस 8 है, और उसके बाद यहां पर गिवन क्या था, m गिवन था, ठीक है। log 8m प्लस log बेस है 8 एंड 1/6 इक्वल टू 2/3 गिवन है, ठीक है ना। तो आप लोग log का जो है फॉर्मूला जानते होंगे, अगर बेस इक्वल है तो log m प्लस log n क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि log m प्लस log n, तो यहां पर log m प्लस log n क्या हो जाता है, m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, एक ही log में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, log m प्लस log n वाला, ठीक है। चलो आगे यहां पर देखते हैं, अगर एक ही log में हम इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, m/6, m और 1/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सीधी बात, इक्वल टू 2/3 गिवन है, ठीक है। यहां से log को हम उधर भेजते हैं तो m/6 इक्वल टू 8 टू द पावर, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। इधर ये m/6 है, 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो चलो हम इसको हटा करके 2 का क्यूब लिख देते हैं। पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, चलो हमने पावर पावर का मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 इंटू 2/3, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, जो 8 था 2 का क्यूब था, ठीक है ना, मैंने क्यूब लिख दिया, ये 3 से ये 3 कट गया, आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्टली यहां पर 4 लिख दिया, ये 6 उधर जाएगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, 24, ठीक है, 24 आएगी m की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दिया है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, ठीक है। 7 प्रेक्षणों का माध्य जो है 10 गिवन है, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें यहां पर माध्य पूछ रहा है कि ओवरऑल डाटा का जो मीन आएगा वो कितना होगा। तो जैसे 7 प्रेक्षणों का मान अगर 10 है, 7 प्रेक्षणों की अगर वैल्यू 10 है, तो उसका जो टोटल सम क्या होगा, टोटल सम कितना होगा, 7 गुणे 10, यानी कि 70 अभी तक हमें मिल चुका है। अगला दिया हुआ है कि 3 प्रेक्षणों का मान 5 है, तो उसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 3 गुणे 5, मतलब टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 85, 70 और 15, ठीक है। टोटल अगर हमें सम 85 पता है और टोटल संख्या कितनी है, 7 प्रेक्षण और 3 प्रेक्षण, कितने होंगे, टोटल डाटा कितने हैं, यहां पर 10 है, तो 10 से डिवाइड करोगे 8.5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये जो है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बहुत ज्यादा फंसोगे, ठीक है ना। हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगी, वैसे तो मैं ट्रिक बताऊंगा लेकिन ट्रिक काम नहीं आएगी हर जगह, एक बात ध्यान देते रहना इसका। और अगर आपको 9th और 10th का अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप एकदम आराम से पॉलिटेक्निक क्लियर कर जाओगे, ठीक है। चलो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहां पर दिया हुआ है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री अपॉन cos क्यूब 15 डिग्री प्लस cos क्यूब 45 डिग्री। तो यहां पर कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे इसको आप सिंप्लीफाई कर देते। उसके बाद आपको cos 15 की वैल्यू पता रहती तो एकदम आराम से इसको आप हिट कर सकते थे। देखो कैसे दिया हुआ है, cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, अगर a प्लस बी का होल, a क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू अगर आपको पता है, a क्यू प्लस बी क्यू का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज आप बैठे रहोगे। नीचे दिया हुआ है क्यूब का फॉर्मूला, cos 15 डिग्री का क्यूब प्लस cos 45 डिग्री का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यू को के फॉर्मूले पर अगर हम नीचे वाले को ब्रेक कर दें, ठीक है ना, नीचे वाले को अगर ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पर ब्रेक कर दें तो आएगा क्या, ए प्लस बी होता है यानी कि cos 15 cos 45, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस cos 15 cos 45 और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म सीधे सीधे डायरेक्टली कट रहा है, आपको क्या मिलेगा 1 बाई इतना। चलो ठीक है,
मैं इसको डायरेक्टली इरेज कर देता हूं, मैंने मान लिया कि ये कट गया, केवल डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको पता होता कि cos 15 डिग्री का यहां पर हमें फाइंड करना है ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है ना, ऑप्शन को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑप्शन गिवन है, कहीं भी कॉस साइन में ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें पूरा का पूरा चेंज करना होगा। ठीक है, चलो आओ चेंज करते हैं। cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2√3 अपान 2 प्लस √3 और उसका होल स्क्वायर है। ठीक है ना, cos 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है यहां पर आपको दिख रहा होगा √3 + 1 होती है, √3 + 1 अपान 2√2 इसका होल स्क्वायर होता है। उसके बाद यहां पर गिवन है आपका cos 15 डिग्री, फिर से यही वैल्यू लिखेंगे √3 + 1 अपान 2√2। ठीक है, इनटू cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, उसके बाद cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, यहां पर आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो नायर करते हैं, केवल यहां से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो 2√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, और यहां पर कोई भी स्क्वायर नहीं है, मैंने इसको गलती से स्क्वायर कर लिया था, तो 2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिलकर कितना हो जाएगा, यहां पर नीचे 4 आ जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म। ठीक है, अब 8, 4 और 2 का एलसीएम 8 होगा, यही मैंने गलती कर ली थी। इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आया हुआ था, जैसे आया हुआ था वही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 4 है और एलसीएम हमारा 8 था, तो 2 बार में मल्टीप्लाई होगा तो -2√3 -2 और प्लस में यहां पर 4 आएगा, तो 2√3 कट गया, यहां से मिलेगा 2 और 4 6, 8/6 का मतलब कितना होगा, 4/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, देखो अब अगर आप सिंपली भी देखो तो 1 2 3 लाइन का ये क्वेश्चन था, लेकिन आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में ही फंसोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे के ऊपर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, यहां पर अगर आप बाई ऑप्शन अगर हिट करो तो बिल्कुल इजीली हिट होगा। 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उसका जो कह रहा है कि सम जो है 16 है। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 16 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, यानी कि एक नंबर कोई ए आ रहा होगा और दूसरा नंबर बी आ रहा होगा और उसका डिफरेंस कितना है, 164। अगर हम बाई ऑप्शन करें, इसका डबल करना है, ठीक है ना, स्क्वायर करके हमें डबल करना है, जरा बाई ऑप्शन हिट करना। आप नो डाउट इसको इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहला ऑप्शन रखना। अगर पहला ऑप्शन 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 दूना 200, और b की वैल्यू दूसरी वैल्यू अगर हम 6 ले लें तो 36 होगा, 200 में से 36 घटेगा 164, सेटिस्फाई हो गया, ये इसका पहला आंसर हिट कर लेंगे। ठीक है, इसको एकदम आराम से हिट कर लेंगे ऐसे ही बाई ऑप्शन से। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/30 है। यहां पर ध्यान देना, एकदम जबरदस्त ट्रिक लगने वाली है। 2 संख्याओं और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/30 है। ठीक है, तो वह संख्याएं क्या कौन सी होंगी? एक बात बताना कि जैसे यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है तो एक संख्या चुनना और दूसरी संख्या का उल्टा करके आप नीचे यहां पर अगर देखोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 61/30 आएगा, 30 दूना 60 और 1 61, 61/30 आएगा। एलसीएम आपको नीचे वाली संख्या क्या क्या दिख रहा है, 30। ऑप्शन में देखो कि किसका एलसीएम 30 आ रहा है, वही आंसर होगा, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ऑप्शन से चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा। एक बात बताना, पहला ऑप्शन है 2/3, 3/2, 2 और 3 का एलसीएम चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो 30 कभी नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 4/3, 3/4, 3 और 4 का एलसीएम 30 कभी होगा ही नहीं।
5/6, 6/5 बिल्कुल हो सकता है, 6 5 5 6, 30 एलसीएम हो सकता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हिट कर लेंगे। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है 7/6, 6/7, 7 और 6 का एलसीएम कभी 30 होगा ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 5/6, 6/5। आप इसको चाहो तो बेसिकली पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है। और उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बताना। तो ऑप्शन में देखो कहां पे 3 गुना दिख रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो 20 50, 25 50, 15 45 और 20 35, एक ही जगह दिख रहा है 15 45। अब इसको बताओ, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होगी, ये आप ऐसे ही ओरली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी इसमें कहानी दी गई है, पूरी पंचायत दी गई है, आप इसको पढ़ोगे टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने एक ही क्लू उठाया पहले वाली लाइन से कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु को 3 गुनी है, ऐसा ऑप्शन में मैंने देख लिया, एक ही जगह दिख रहा है, वही आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं 2 जगह दे दे तो 2 जगह दे दे, तो दूसरे वाले क्लू से हम एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना, कि हाँ ये वाला गलत हो जा रहा है इस कंडीशन पे, तो एक आंसर बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, एक पीतल के ठोस बेलन की ऊंचाई 8 मीटर और व्यास जो है 4 मीटर है। इसे पिघलाकर 3 मीटर व्यास वाले एक शंकु में ढाला गया है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। जब भी किसी ठोस को पिघलाकर अगर दूसरे में बनाते हैं तो यहां पर एक ही चीज कॉमन दिखती है, क्या, कि आयतन बराबर होगा दोनों का। तो यहां पर हम दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं। अगर आपको बेलन और शंकु का आयतन पता हो तो आराम से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आप फिर फंसोगे, इसमें और कोई उपाय नहीं रह जाएगा। कह रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, आप जरा मतलब मुझे बता देना। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, यहां पर मैंने बोला कि सिलेंडर और कोन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। तो सिलेंडर का आयतन जो होता है वो πr² होता है, और इसका क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, पाई का कोई रोल नहीं है यहां पर, पाई को हम सीधे सीधे हटा देते हैं, क्या बचेगा 1/3 r²h। इसका r अलग है, उसका r अलग है, इसका h अलग है, उसका h, हाइट जो है अलग अलग गिवन है। एक ही नहीं समझ लेना कि मैंने h लिखा हुआ है तो h ही होगा, दोनों सेम। चलो मैं इसको बदल भी लेता हूं। ठीक है, सिलेंडर की जो ऊंचाई है 8 मीटर और व्यास जो है, व्यास याद रखना, व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और हाइट भी दी गई है 4, इक्वल टू 1/3। जो शंकु है उसका रेडियस दिया गया 3, तो जो सॉरी इसमें व्यास दिया गया 3, तो इसमें रेडियस कितना होगा 3/2 का स्क्वायर, और इसकी हाइट पूछ रहा है। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं, अगर यहां पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई। अगर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 3/2 आएगा, एक 3 से एक 3 कटेगा, ये 4 इसके पास जाएगा, 4 × 4 16 × 4 64 होगा, और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, 64/3 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, 33 बार डिवाइड, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड जाएगी, 30 बार में, 31 बार में, सॉरी 21 बार में, 21 के 63 और 1 बचा है तो 0.33 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 0.3 आएगा, 0.3। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 10 बचेगा, नहीं 21.3 आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 21.03, तो उसी को हिट करेंगे क्योंकि वो आसपास है, मिलता जुलता है। नन ऑफ दीज नहीं दिया है, नन ऑफ दीज रहता तो नन ऑफ दीज हिट कर लेते, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इतना भी गड़बड़ नहीं है कि वो एकदम अलग आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, यहां पर आते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट है, 3 6 5 0 और 1,3, इसके केंद्रक का निर्देशांक हमें बताना है। ठीक है, ये केंद्रक का जो निर्देशांक बताने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, चलो यहां पर देख लेते हैं। जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी त्रिभुज का, जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को मिलाने वाला बिंदु होता है, कटान बिंदु होता है। तो इसका जो
कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड का, वो क्या होता है x1, x के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 1/3 कर लेंगे, ठीक है ना, कॉमा y के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 1/3 कर लेंगे। ये इसका आंसर है। अब अगर आप इस पे रख सकते हो तो 6 यहां पर रख लो, 3, 5 और 1, x की वैल्यू क्या है 3, 5 और 1, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3, 5 और 1, 5, 3, 8, 1, 9, अगर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 3, और y की वैल्यू आपको दिख रही होगी 603, 603 यानी 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, तो यहां पर 3,3 दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आप 11वां क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि थीटा इस प्रकार न्यून कोण है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो गिवन रिलेशन से, ठीक है ना, गिवन रिलेशन से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर अगर आप बेसिकली भी देखो तो 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा और कोस थीटा अगर 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पर 45 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री होगी तो आप जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसमें रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उसमें अगर आप रखोगे, पुट करोगे थीटा की वैल्यू तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसमें पूछ कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री पुट करोगे तो 45 डिग्री पर tan कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, वही रह जाएगा 2। 45 डिग्री पर कितना होगा साइन 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2 होगा, 1/2 - 1, ठीक है। 1/2 में से 1 माइनस करोगे, माइनस का 1/2 आएगा, 2 में से -1/2 करोगे तो 3/2 आएगा फाइनली, ठीक है। यहां पर आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, केवल थीटा की वैल्यू हमें गेस करनी थी। कैसे, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा ये गिवन है, तो साइन और कॉस कहां पर बराबर होते हैं 45 पर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और न्यून कोण बोला है तो इसलिए 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर 0 और 90 डिग्री के बीच में आपको टेबल भी याद होगा, तो टेबल में आपने देखा होगा कि साइन और कॉस 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है आपको यहां पर गिवन है, बिल्कुल आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। साइन a प्लस बी का आपको फॉर्मूला गिवन है, तो पूछ रहा है साइन 75 क्या होगा। साइन a प्लस बी का अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, क्या है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर आप यहां पर a और b की वैल्यू 45 और 30 कोई भी किधर रख दो, a की वैल्यू 30 या a की वैल्यू 45 कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी केवल 75 होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन 75, ठीक है ना। साइन 75 इक्वल टू साइन 75 की वैल्यू यहां पर रिक्वायर्ड है, पूछ रहा है, तो a की वैल्यू अगर 45 रखोगे तो मैं डायरेक्टली यहां पर 45 रख दिया, 45 रखोगे तो क्या आएगा 1/√2। cos 30 करोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है, cos 30 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, जल्दी से बता देना, 1/2 होती है, ठीक है। यहां पर रखोगे तो उसके बाद cos 45 की वैल्यू उल्टा, a की वैल्यू 45 रखेंगे तो 1/√2, ठीक है। cos a की वैल्यू मैंने रख दिया 45 1/√2 और साइन 30 का मतलब क्या होगा, अच्छा यहां पर मैंने cos 30 की वैल्यू 1/2 लिख दिया हुआ है, ये कड़ी में 3/2 होगा, और यहां पर साइन b की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अगर रखेंगे तो 1/2 होगा। इसको अगर आप सिंपली सॉल्व कर लोगे तो 2√2 यहां पर एलसीएम कॉमन हो जाएगा, उसके बाद ऊपर दिख रहा है √3 + 1/2√2। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 3 घनों जिसकी कोरे क्रमशः 3, 4 और 5 है, 3 क्यूब्स है जिसकी कोर जो है 3, 4 और 5 है,
को पिघलाकर एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो एक बात देखना कि यहां पर जैसे कोर जो दिया है, छोटे छोटे जो घन थे उसकी साइड दी गई थी 3, 4 और 5। ठीक है, तो छोटे वाले का आयतन बराबर बड़े वाले का आयतन होता है। तो मैंने पहले बड़े वाले का आयतन निकालने का लिए सोचा। बड़े वाले का जो आयतन होगा, बड़े वाले जो क्यूब होगा उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा मेरे भाई, छोटे छोटे जो 3 क्यूब बनते हैं उसका जो होगा सम होगा। छोटा वाला क्यूब जो है उसकी साइड दिया हुआ है 3, 4, 5। 3 का अगर आप घन निकालना चाहोगे, घन का आयतन, तो 3 का घन जो होगा 9 होगा, 27 होगा। यहां पर जो 4 साइड वाला होगा उसका आयतन कितना होगा, 64। और जो 5 साइड वाला होगा, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट में गिवन है यहां पर, तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा। ये तीनों घनों का आयतन मैंने लिख दिया और जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। 125, 64 और 27, 216 होगा। ठीक है, 216 होगा तो उसका, ठीक है, ये जो है घन का आयतन आया, वॉल्यूम, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम 216। तो इसकी जो साइड होगी बड़े वाले क्यूब की, 216 का क्यूब रूट 6। ठीक है, इसकी अगर हमें साइड पता चल गई तो इसका हमें क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। 6 फलक होते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 फलक होते हैं, तो 6 गुणे एक फलक का, हर एक फलक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 6 है तो स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, फिर से ये 216 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 216, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला गया है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो फिर से यहां पर वही बात होगी कि यहां पर आयतन बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलो आयतन हम बराबर कर लेते हैं। किसका किसका आयतन, लंबवृत्तीय शंकु की जो आयतन होगा और गोले का आयतन। तो जो लंबवृत्तीय शंकु होता है मतलब कोण, सीधे सीधे। लंबवृत्ति मतलब कुछ नहीं होता है, लंबवृत्ति का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जिसका जो वर्टेक्स होता है ऊपर वाला पॉइंट, उसको अगर परपेंडिकुलरली अगर रेडियस से मिलाया जाए नीचे वाले से, तो वो एकदम बीच में मतलब परपेंडिकुलर पे आके मिलता है। लंबवृत्तीय शंकु ये होता है कि यहां से अगर रेडियस से मिलाया जाए, ठीक है ना, रेडियस इसकी ये होगी, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए लंबवृत्ति से आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां पर कह रहा है कि ऊंचाई इसकी 8.4 सेंटीमीटर दी गई और इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन हम बराबर करते हैं। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, और रेडियस जो दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर कर दिया, और हाइट जो गिवन है यहां पर 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, यहां पर 4 बचा हुआ है, 4 से ये कटेगा 21 बार में। ठीक है, डेसिमल मैंने लगा दिया। अभी आपको दिख रहा होगा 21 का क्यूब है और इधर कितना 2.1 का क्यूब है और इधर क्या है आर क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 2.1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने देखा इसके 14 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी और आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके के बहुत ही जबरदस्त हैं क्वेश्चन। और एक बात और याद रखिएगा कि जैसे जो भी क्वेश्चन है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जरूर ये आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम होने जाने वाला है इसका पॉलिटेक्निक का, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है।
धन्यवाद।